Hello friends, welcome to YouTube. This about me. I have more than 3 experience, computer level exam, competition level exam, working in different coaching centers. एंड अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। कोई भी डाउट्स एंड क्यूरीज हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका CCC कोर्स चल रहा है, आपको पता ही है, तो उसमें आज आपका होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। जो सेकंड चैप्टर है हमारा CCC बुक का, उससे रिलेटेड रहेगा। एंड GUI करके जो चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम का है वो रहेगा। नेक्स्ट आपका चलेगा, इसमें हार्डवेयरिंग के बारे में बताएंगे। हम सॉफ्टवेयर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज हम हार्डवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। प्रीवियस वीडियो जो भी आपकी हैं वो आप देख लीजिए, जिन्होंने नहीं देखी है तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चल रही हैं बुक्स के अकॉर्डिंग। ओके, मैं बुक्स भी आपको बता दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जिन जिन स्टूडेंट्स को कंटिन्यू ये कोर्स करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तो एग्जाम क्लियर नहीं। ओके, तो फ्री ऑनलाइन कोर्स रह रहा है आपका का। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, होता क्या है, ये हम सॉफ्टवेयर में भी डिस्कस कर चुके हैं। वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आज हम फिर से डिस्कस करते हैं। चलिए फटाफट बताते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन ए कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। इंटरफेस करता है कंप्यूटर यूजर और हार्डवेयर के बीच। ओके, नेक्स्ट आपका इसमें देखो क्या बता रहा है। यूजर इंटरफेस के बीच, हार्डवेयर के बीच क्या करता है, इंटरफेस करता है। Operating system is a system software which is the perform the basic tasks like a file managementing, okay, memory managementing, process managementing, handling the input outputting and controlling peripheral devices and such as the disk drives and printers। ये क्या करता है, टास्क मैनेजमेंटिंग करता है, आपका मेमोरी मैनेजमेंटिंग करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोलिंग करता है, पैराफल डिवाइस। देखो मैंने आपको इसके थ्रू चार्ट्स के थ्रू पर समझाने की कोशिश भी करी। हार्डवेयर ये हुआ हमारा। सबसे पहले वो क्या करेगा, हार्डवेयरिंग जो हो गया हमारे, जिसको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयरिंग, जिसे हम छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर हो जाता है। छू सकते हैं जैसे आप हार्ड डिस्क हैं उसे छू सकते हैं। ओके, तो ये जो डिवाइसेस होती हैं वो हम, कुछ डिवाइसेस जो होती हैं वो हम छू सकते, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस वो भी हम छू सकते हैं। तो वो सारा हार्डवेयरिंग कहलाता है। फिर हार्डवेयरिंग से हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करता है, वही हमारा क्या करता है, मैनेज करता है। फिर एप्लीकेशन जो हम सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, फिर यूज़र जो वर्क कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारा प्रोसेस चलता है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं। तो वही है आपका, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क क्या हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क हो जाएगा, ये क्या कहते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल उपकरणों की सूची को बनाता है एक तरीके से आप कह सकते हैं। और ये क्या करता है, बायोस के द्वारा, आपको पता है ये स्टार्ट होता है रोम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वही सारी चीजें क्या करता है, मैनेज करने का काम क्या इसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। फटाफट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब हो गया सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल टास्क। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं हमारे। तो वही है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आगे आपका। तो किस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। सिंगल यूजर का मतलब क्या हो गया, आप बताइए। आप सिंगल यूजर वही हो गया ना, जो वर्क कर रहे हैं हम एक बार में, जो एक पर्सन वर्क करेगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सिंगल यूजर वर्क करेगा कि नहीं कहलाएगा। और मल्टी यूजर किस तरीके से, देखो सिंगल यूजर का आप कह सकते हो जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में कंप्यूटर पर एक यूजर एक ही कार्य करने में सक्षम होता है, उसे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सिंगल टास्क ही कर पाता है। मल्टी यूजर और मल्टी टास्क का देखिए, दिस अलाउ द टू और मोर यूजर रन द परफॉर्म द सेम टाइम। तो वही है, वो आपका मल्टी यूजर कहलाता है। चलिए फटाफट बात कर लेते हैं सिंगल यूजर और सिंगल टास्क के बारे में। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजिंग द कंप्यूटर सो दैट वन यूजर कैन इफिशिएंटली डू वन थिंग एट अ टाइम। मतलब जैसे कि मैंने बताया, जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में कंप्यूटर पर एक यूजर ही कार्य को एक बार में करने की अनुमति होती है। ओके, वही आपका सिंगल यूजर टास्क, मतलब टास्क भी एक ही करेगा ना, फिर वो एक ही कार्य करने की अनुमति, तो एक ही टास्क तो कर पाएगा, वो आपका सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मल्टी यूजर एंड मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें देखिए, दिस अलाउ द टू मोर यूजर टू रन द प्रोग्राम एट द सेम टाइम ऑफ सम यूजर। मतलब इसका कहना है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर में एक साथ कई यूजर, बहुत सारे यूजर हो गए, 2 या 3 कितने भी हो सकते हैं, और कई कार्यों को एक साथ करने की अनुमति होती है, वो आपका मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग कहलाता है। आई होप ये सारी चीजें आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता होगा कि मल्टी यूजर मल्टी
प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंसेस है, या आपका मल्टीटास्किंग क्या होता है, मल्टी यूज़र क्या होता है, सिंगल यूज़र क्या होता है। सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग हमने आपको बता दिया, मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग भी बता दिया। मल्टीटास्किंग अब देखो इसमें भी दे रखा है, तो वही सेम रहेगा। मल्टीटास्किंग हैज़ अ काइंड ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कनेक्ट, बट इट आल्सो हैज़ टाइम द शेयरिंग ईच प्रोसेसिंग इन द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज एग्जीक्यूट फॉर द फिक्स्ड टाइम पीरियड्स। मतलब फिक्स टाइम पीरियड से हम मल्टी यूज़र के साथ वर्क कर सकते हैं, मल्टी टास्क वर्क कर सकते हैं, एक साथ सारे वर्क किए जा सकते हैं। अब मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में बात कर सकते हैं। इफ़ मोर देन वन प्रोसेसर, इफ़ मोर देन वन प्रोसेसर यानी कि बहुत सारे प्रोसेसर, और आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग इज प्लेस्ड इन द मेन मेमोरी। कहाँ प्लेस्ड होते हैं ये, मेन मेमोरी। टू एग्जीक्यूट इट द कॉल्ड ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ये जो मेन मेमोरी में प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं, तो वही आप क्या करते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग आप जो है वह कर सकते हो। ओके, तो आई होप ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो रही हो। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक से अधिक प्रोग्राम या कार्य करने में एक ही साथ कार्य करते हैं। जैसे हम कहते हैं सीपीयू में एक निश्चित समय दिया जाता है, तो उसे टाइम कह सकते हैं। तो वही है मल्टी प्रोग्रामिंग, वो कहलाता है आपका कि मेन मेमोरी जो रहता है एग्जीक्यूट रहता है। मल्टीटास्किंग आपको बता ही दिया मैंने। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, अब देखो मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है। मल्टी प्रोसेसिंग वो होता है ये सिस्टम जो होता है एक ऑपरेटिंग में, जब बहुत सारे कार्य समूहों को यूज़र अपनी प्राथमिकता के आधार पर करता है, उस यूज़र को बैच या फिर सॉरी बैच बैच तो हम आपको बाद में बताएंगे। मल्टी प्रोसेसिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो फटाफट बता देते हैं आपको पहले। मल्टी प्रोसेसिंग मोस्ट कंप्यूटर सिस्टम यूज only one processor IO CPU, but multiple processing are used in the multiprocessing operating system। multiprocessing operating system जो CPU के द्वारा multiprocessing मल्टीवर्क करता है, वो आपका क्या कहलाता है, multiprocessing operating system। मल्टी प्रोग्रामिंग अलग होता है और multiprocessing अलग होता है। जैसे कि बताया CPU को एक निश्चित समय दिया जाता है, जो टाइम टाइम कहलाता है, वो आपका मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। मल्टी प्रोग्रामिंग जो मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट होता है, कॉल करता है, वो मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है। मल्टीटास्किंग जो वही एक समय में कई सारे यूजर काम कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग। और मल्टीवर्क हम बात करते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो इसमें हम देखो क्या कहते हैं, बैचेस में काम करते हैं, यानी कि काम का समूह होता है, ग्रुप्स बना के काम होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सारे कार्य समूह यूजर में होते हैं, और जो सिस्टम को बैच प्रोसेसिंग कहा जाता है, जैसे आपका हो गया पैरेलल बनाना, बिलिंग्स करना, ये क्या होता है, वर्क जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, समूह में वर्क होते हैं। जॉब्स का वर्क आप एक समूह में वर्क कर रहे हैं, तो वो सारा हमारा वर्क क्या कहलाता है, बैच प्रोसेसिंग में। वो बैच वाज यूज्ड इन द कंप्यूटर ऑफ सेकेंड जनरेशन। ये किसके वर्क के लिए, सेकेंड। इट डिड नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द यूजर कंप्यूटर, in which is the user and user and prepare its input data or programming offline devices, punches card rates, handing it over to the operating system, and then the operating processing and executed its create the batch मतलब वही आइडेंटिफाई जॉब्स हो गई हमारी, बैचेस के अकॉर्डिंग जो हम वर्क करते हैं, वो बैच प्रोसेसिंग कहलाता है। तो आपको ज़्यादा कुछ अगर आपको नहीं पढ़ना है, तो सिर्फ इतना इतना पंच कार्ड्स हैंडलिंग वर्क होता है, और इसमें ग्रुप में वर्क होता है, तो वही आपका क्या कहलाता है, बैच प्रोसेसिंग। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच इज द lots of people can use a computer for the different terminals in the same time। the CPU in the time of sharing OS यानी कि executed each processing for the fixed timing, because the switching fast of the CPU execute multiples processing quickly, so that the user receiving the immediately रिस्पॉन्स। अब देखो टाइम शेयरिंग इमीडिएटली रिस्पॉन्स करते हैं, सीपीयू को एग्जीक्यूट किया जाता है। आप चीज़ें समझ भी रहे होंगे कि ये क्या वर्क कैसे वर्क करता है, जो आपका टाइम शेयरिंग रहता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो इसमें यूज़र एक जो होता है आपका सर्च के उपयोग किया जाता है। यूज़र क्या कर सकता है, आवश्यकता संतुलित करता है। हर प्रोग्राम जो वे उपयोग कर रहा है, उसके लिए आप क्या करेंगे, सिस्टम मेमोरी में सही प्रबंधन यानी मैनेजमेंटिंग की आवश्यकता होती है। इसमें प्रत्येक प्रोग्राम को सीपीयू को क्या करना पड़ता है, बराबर समय मिलता है। जब जो है आपका टाइम शेयरिंग है, सबको जो है इक्वल इक्वल टाइम मिलता है, यूज़र रिसीव करता है, फिर वर्क होता है, फिर सीपीयू में से चलता है, ये सारी चीज़ें वो क्या कहता है, टाइम शेयरिंग, टाइम्स के अकॉर्डिंग सारा वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हर एक प्रोग्राम का, हर एक वर्क का, एप्लीकेशन ओपन होने का एक टाइम होता है, प्रोसेस होता है। जैसे आप फोटोशॉप ओपन करते हो, तो फोटोशॉप काफ़ी देर में ओपन होता है। MS वर्ड क्या होता है, ऑफिस क्या होता है, फटाफट खुल जाता है। तो वही है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो मैनेज करता है। चलिए आगे बात करते हैं। द मेन प्रोसेस ऑफ द नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इट्स दैट
allow the user to access the existing file sharing such as the LAN network। और नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये इसमें कौन सा आ जाएगा, LAN, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, जो सिर्फ एक लोकल एरिया में ही सीमित रहता है, यूजर तक ही सीमित है। जैसे लाइक ऑफिस, एक ऑफिस कैंपस है, तो एक छोटा सा अगर ऑफिस है आपका, एक बिल्डिंग का ऑफिस है, तो वो आपका LAN नेटवर्क में ही है, वो एक दूसरे से कंप्यूटर कनेक्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स इधर से उधर शेयर हो रही हैं, सारी चीज़ें वर्क हो रहा है, तो वो है वन ऑफ द नेटवर्किंग बिटवीन द डिफरेंट कंप्यूटर, अलग अलग कंप्यूटर में, तो वो आपका नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहेगा आपका LAN। ओके, यूजर जो एक दूसरे को एक्सेस करा सकेंगे, फाइल शेयरिंग कर सकेंगे। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका क्या यूज है, डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम आर आल्सो नो एज साइंटिफिक, अब इसका कहता है एक्सपेरिमेंट, मेडिकल्स, इमेजेस, आपका हो गया सिस्टम, इंडस्ट्रीज कंट्रोलिंग सिस्टम। अब जैसे आप कहते हैं यूजर रोबोट्स, एयर ट्रैफिक, मतलब आप बोल सकते हैं, तो इन सब में आपका रियल टाइमिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि रियल टाइम होता क्या। रियल टाइम होता है रिस्पॉन्स टाइम, मतलब टाइम एक मशीनिंग जो होती है उनके लिए, विज्ञापन हो गए, उन वो लोग यूज़ करते हैं इसका उपयोग क्या कहते हैं, साइन वगैरह कम होता है, इसका प्रयोग जो होता है दूसरे प्रोग्राम से जुट इनपुट डेटा के रूप में प्रयोग होता है, इनपुट करने के लिए होता है, इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है कह सकते हैं। और ये क्या होता है, प्रोग्राम की त्रुटि आ जाए तो परिणाम रुक जाता है, मतलब अगर आप कोई भी मिस्टेक्स हो जाए तो क्या होगा, रिजल्ट भी रुक जाएगा। इसका हम उपयोग कहाँ करते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स का हम प्रयोग करते हैं, देखो रोबोट्स के, आप बोल सकते हैं एयर ट्रैफिक्स के लिए, और जैसे भी आप इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, रेलवे वगैरह हैं, इन सब में हम यूज़ करते हैं। तो वही आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि अगर आपकी कोई मिस्टेक होती है तो जो आपका प्रोसेसिंग है वो आपकी रुक जाती है, ये सभी जगह इसका यूज़ होता है। ओके, क्लियर हो रही होगी। आप इसी में आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आता है लिनक्स, तो वही है। इसमें देखो क्या हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिनक्स आता है, विंडोज़ के वगैरह में आ जाता है। ये विंडोज़ के बारे में भी आपको डिस्कशन कराएंगे, तो अभी सिर्फ इसमें उसी के अकॉर्डिंग है, मैं बुक्स के अकॉर्डिंग करा रही हूँ, तो सबसे पहले इसमें लिनक्स दे रखा है, और जो विंडोज़ हैं सारी उसको में हम डिस्कशन करेंगे, तो वो कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। चलिए, इट इज़ एन इंडिपेंडेंटली पोर्टल्स OS इंटरफेस एंड POSI। ओके, OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम डस टू मल्टीटास्किंग एंड इंक्लूडिंग द वर्टिकल्स मेमोरी शेयरिंग द लेविटीज एंड डैमेज, जो डैमेजेस होते हैं हमारे डैमेज लोडिंग, मेमोरीज मैनेजमेंटिंग, TCP और IP। TCP और IP की फुल फॉर्म आपको बता दी जाएगी, नेटवर्किंग एंड अदर। दिस OS सिस्टम वाज, इसमें क्या कहता है, क्रिएट करता है, और 1991 में ये स्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट आपका हैज़ ऑफिशियल मास्कोट द लिनक्स इज पिंगू, तो वही है। चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो ये होता क्या है, ये जो है एक लोकप्रिय ग्राफिक यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसका जो उपयोग है, इसको चलाने के लिए किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक तरीके से कह सकते हैं, अर्थात एक ही समय में कई कार्य हो सकते हैं, जैसे म्यूज़िक है, टाइपिंग करना है, आप प्रिंटिंग आदि कई कार्यों को एक साथ किया जा सकता है, इसे मल्टीटास्किंग भी कहते हैं। जैसे कि आपको पता है, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंटिंग भी कार्य कर सकता है, लेकिन इसका वाक्य होता है, ये प्रारंभ में लिनक्स टोरवॉल्टस ने बनाया था। इसको किसने बनाया था, लिनक्स को टोरवॉल्टस ने बनाया था। ये भी आपको, इसका मास्कॉट कौन है, पिंगुन है, मतलब इसकी जो प्रोफाइल्स है इस तरीके से मैंने आपको शो भी कराई है, पिंगुन है आप बोल सकते हैं, और इसमें पिक्चर में भी आपको शो हो रहा है, और इसको बनाया किसने था अभी जस्ट मैंने आपको बता दिया। बस इसमें ये दिक्कत हो जाती है कि TCP/IP प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, ये भी ओके है, लेकिन इसमें पासवर्ड के बिना लॉग ऑन नहीं किया जा सकता। इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड के बिना इसमें लॉग ऑन नहीं किया सकता। आजकल के जो कंप्यूटर्स हैं वो हम अगर विदाउट पासवर्ड और यूज़र नहीं डालते, जैसे हमारी फैमिली में सभी लोग यूज़ कर रहे हैं ना इसको, कंप्यूटर लैपटॉप को, तो वही अगर हम पासवर्ड यूज़र नहीं डालेंगे तो सभी लोग खोल पाएंगे। अब किसी को याद है, किसी को नहीं याद है, तो वही है, ये जो है इसको विदा पासवर्ड और उसके वक्त नहीं होता है, इसमें पासवर्ड डालना ज़रूरी ही होता है, नहीं काम किया जा सकता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी कि ये चला नहीं था, ये सॉफ्टवेयर आपका इसमें जो विंडो है ये चली नहीं थी, और लिनक्स विंडो जो थी वो चली नहीं थी, 1991 में आई थी। किसके द्वारा आई थी बस इतना पूछ लेगा, टर्बुलेंट्स के द्वारा। इसका मास्कोट क्या है, पिंगुन है, बस यही सारी चीज़ें पूछेगा, और खास कुछ आपसे पूछेगा नहीं। 2 टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स है, इंटरफेस है, ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते थे, वर्क वगैरह भी आप सब कर सकते थे, म्यूजिक वगैरह सब कुछ कर सकते थे। ओके, कहते हैं यहाँ पे, चलिए GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, कलर स्क्रीन होती है इसकी, और
लाइक अ कर्ल स्क्रीन होती है, ठीक है। मोस्ट डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द लिनक्स ओएस कम्स विद द विंडो एनवायरनमेंट कॉल्ड, मतलब GUI, फिर उसके बाद ये आया लिनक्स के बाद विंडोज के बाद एनवायरनमेंट्स के लिए आपका GUI जो कि कलर स्क्रीन में। एग्जांपल जैसे विंडो, एंड्रॉइड्स फोन, ISO, आइकन्स बेस्ड कीबोर्ड, माउस, मोर डिवाइसेस जो आपका इसमें इंक्लूडेड हो गया। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं CUI की, कैरेक्टर ऑफ कॉमन यूजर इंटरफेस। इसमें जैसे MS DOS, नेक्स्ट इट्स मेन इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड्स, वर्क कमांड्स एंड ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन। अब GUI यानी करेक्ट कमांड ऑफ यूजर इंटरफेस, इसमें क्या था कि हम कमांड्स के थ्रू ही वर्क करते थे। इनपुट में हमें कमांड देनी पड़ती थी, जैसे हमें कीबोर्ड चलाना तो कीबोर्ड की कमांड देनी है, माउस चलाना माउस की, फिर उसमें जो वर्क करना, बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता था और ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन थी। जो है कलरफुल स्क्रीन में आया, लिनक्स आया, बट वो उतना क्योंकि उसमें पासवर्ड का प्रॉब्लम था तो वो उतना चल नहीं पाया। फिर उसके बाद GUN प्रोजेक्ट, इट इज established in 1984 by the Richard Stallman, and who believes that the software should be free from restriction against copying, मतलब इसकी कॉपीज हो गई। JUN, जैसे कि आपको बताया जा रहा है, JUN शब्द JUN यूनिक्स का ही शिक्षक है, 1984 में आता है। रिसर्च इंस्टॉलमेंट के द्वारा इसको स्थापित किया गया और इसका सॉफ्टवेयर को कॉपीराइट या मॉडिफिकेशन जो कि एक बेहतर बनाने के लिए प्रभावशील था, मतलब प्रभावशील किया जाता है। जैसे इनका पहला GUN 1991 में है। बस इतना ही इसको आपको याद रखना है, ये प्रोजेक्ट के नाम से था। फिर कर्नल इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एट द केयरिंग ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम विद द कंप्लीट कंट्रोलिंग ओवर एवरीथिंग इन द सिस्टम इट is and the integrally parts of any OS system, मतलब वही है। इसका देखो क्या यूज़ है, इसका आपको बताया गया था कि यहाँ पे ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्रामिंग है और ऑपरेटिंग सिस्टम और इसमें कंप्लीट करता है एवरीथिंग ऑफ इन द सिस्टम और पार्ट ऑफ OS, ये OS का ही पार्ट है। चलिए हार्डवेयरिंग के बारे में फटाफट हम बात कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे आपका सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र और रियल टाइम बैच प्रोसेसिंग कैसे वर्क करता है। अब हार्डवेयरिंग के बारे में बात कर लेते हैं। हार्डवेयरिंग में ऑलरेडी आपको मोस्टली चीज़ें आपको पता है, कर चुके हैं डिस्कशन, बस कुछ ही चीज़ें हैं जो आपको आज पता होनी चाहिए। हार्डवेयरिंग जैसे कि आपको पता है, जो चीज़ें आप छू सकते हो वो हार्डवेयरिंग हो गई और सॉफ्टवेयर जिसे हम छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। अब इसमें आता है प्रोसेसिंग डिवाइसेस होती है, जैसे प्रोसेसर, रैम, रोम, हाँ आपके मदरबोर्ड में लगी होती है तो आप देख सकते हो ना, छू सकते हो उसे। SMPC जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं वो आ जाते हैं इसमें, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। मदरबोर्ड्स, पूरा जो मदरबोर्ड होता है CPU का, वो उसके बारे में बताएंगे कि कैसे क्या, वैसे तो पता ही है सब। आउटपुट डिवाइसेस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सारी आपकी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। फिर आता है स्टोरेज डिवाइसेस, आपकी कौन सी होती है, मैग्नेटिक टैप यानी कि कैसेट और मैग्नेटिक डिस्क यानी कि हार्ड डिस्क वगैरह जो हो गई आपके, ऑप्टिकल डिस्क, CD DVD, फ्लैश ड्राइव्स, पेन ड्राइव्स वगैरह, तो ये सारी हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। वो आपकी क्या कहलाती है, स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं। ये भी आपसे पूछ लेता है ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छे से आप चीज़ें को क्लियर करते चलिए। कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो ज़रूर पूछिएगा। अब स्टोरेज डिवाइस के बारे में पता चल गया, प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में पता चल गया, आउटपुट डिवाइस के बारे में पता चल गया। इनपुट डिवाइसेस पता ही है आपको कौन कौन सी होती हैं, कीबोर्ड्स जिससे हम इनपुट करते हैं डाटा, माउस, ये सारी चीज़ें आपकी कौन सी कहलाती हैं, इनपुट डिवाइसेस। तो ये और ये मैं बता चुकी थी, ये भी मैं बता ही चुकी हूँ ऑलरेडी आपको। बस आपका प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं जो वो आपसे डिस्कशन करना है, और हार्डवेयर क्या होता है, व्हाट इज़ द हार्डवेयर, तो उसके बारे में डिस्कस करना है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होंगी। अभी जस्ट पीछे जो मैंने OS के बारे में बताया वो भी क्लियर हो गया। और विंडो के लिए हम अलग से एक वीडियो लेके आएंगे, इसमें जितना कवर हो पाएगा वो उतना कवर करेंगे। फिर विंडो की अलग से आपकी एक वीडियो आएगी जिसमें विंडो प्लस प्रोग्रामिंग रहेगा कि प्रोग्रामिंग में कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं, क्या कैसे वर्क होता है, तो उससे भी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। चाहे CCC हो, O लेवल हो आपका, या कंप्यूटर अवेयरनेस जो आप कोई भी तैयारी करते हैं कंपटीशन से रिलेटेड, उसमें कोई ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आता है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो सभी में ये चीज़ें बेनिफिट्स देंगी। और अलग से भी बैंकिंग और SSC का मैं कोर्स लेके आऊँगी जिसमें कंप्यूटर अवेयरनेस रहे। के बात करते हैं फटाफट हार्डवेयरिंग। हार्डवेयरिंग क्या होता है, व्हाट इज द हार्डवेयरिंग? हार्डवेयर इज द कंप्रेसिव टर्म ऑफ द आल्स ऑफ द फिजिकल्स पार्ट। फिजिकल पार्ट्स जैसे कि आपको देखो बता दिया ऑफ ए कंप्यूटर्स एंड इसमें क्या कहते हैं, फ्रॉम द डेटा इज द कंटेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन फॉर द हार्डवेयरिंग टू अकम्प्लाइज्ड टास्क। मतलब इसमें देखो क्या कहने का मतलब है, हार्डवेयरिंग होता क्या है। तो हार्डवेयरिंग जैसे कि जो चीज़ें हम छू सकते हैं उसे हार्डवेयरिंग कहते हैं, और इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं
टास्क दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग हम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया इसका। सबसे पहले आता है आपका हार्डवेयरिंग में प्रोसेसिंग क्या होती है। प्रोसेसिंग मतलब आप प्रोसेसिंग क्या बोलते हैं, व्हेन ए कंप्यूटर रिसीविंग द डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, जैसे आप इनपुट जो रिसीव करते हैं वो कीबोर्ड हो गया। अच्छा, तो जो हम रिसीव करते हैं वो हमारा कीबोर्ड हो जाता है। डेटा गोज सॉर्ट ऑफ द इंटरमीडिएट स्टोरेज बिफोर इट्स सेंड एंड आउटपुट डिवाइस मॉनिटर ए प्रोसेसिंग डिवाइस एनी डिवाइसेस इन ए कंप्यूटर दैट हैंडलिंग द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग द इनकमिंग डेटा। मतलब देखो, जब हम कोई भी डाटा प्रोसेस करते हैं तो सबसे पहले प्रोसेस करने के लिए इनपुट किससे करते हैं, कीबोर्ड से करते हैं। आउटपुट किस पे आता है, आउटपुट आपका किस पे आता है, मॉनिटर्स पर आता है। तो वही आपका इसमें है, जब कोई कंप्यूटर इनपुट जैसे कीबोर्ड से डेटा प्राप्त करता है, आउटपुट से मॉनिटर से भेजा जाता है, तो वो एक माध्यमिक जो वर्क होता है, बीच में जो वर्क चल रहा है, प्रोसेसिंग का वर्क चल रहा है कि यहाँ से जा रहा है तो हार्डवेयरिंग लेगा, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा, फिर एप्लीकेशन में जाएगा, फिर यूजर उसको आउटपुट देखेगा। तो वो माध्यमिक जो वर्क रहता है वो आपका प्रोसेसिंग कहलाता है। जो बीच में कंप्यूटर काम करता है वो तो हमें पता तो नहीं चलता, बट वो आपका क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग कहलाता है कि ये प्रोसेसिंग चल रही है। SMPC, switches, mode and power supply. As the name of suggests, it is used to switches the alternative correctly AC. इसको AC full form आपसे पूछ लेगा। Volatilize into the SMPC and connect the are giving to the CD, DVD drives and hard disk and all of the parts of computer. SMPT हम आपसे पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कंपोनेंट्स में। स्विचेस मोड पावर सप्लाई, जिसमें हम स्विचेस जो होते हैं उसमें जो पावर सप्लाई कनेक्ट की जाती है वो SMPES कहलाता है, जिसमें आप CD, DVD, हार्ड डिस्क ऑल पार्ट्स को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो वही है। और वोल्टेज वगैरह AC इस तरीके से आपसे। चलिए आज आपको बताते हैं यहाँ पे मदरबोर्ड आल्सो नो एज द मेन बोर्ड इज द लॉजिकल्स ऑफ द सिस्टम बोर्ड एंड समटाइम इज द मोड ऑफ सेंट्रली इज आर प्राइमरी सर्किट्स बोर्ड मेकिंग अप ए द कम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। एंड यहाँ पे आता है द मदरबोर्ड इज अ कंटेंट ऑफ द CPU। बायस के द्वारा इसको कनेक्ट किया जाता है। रोम से मेमोरी, मास स्टोरेज डिवाइस होती है, इंटरफेस होता है, सीरियल्स होते हैं, पैरेलल पोर्ट्स होते हैं, एक्सपेंसिव सॉल्ट होते हैं, और ऑफ द कंट्रोलिंग रिक्वायर्ड द कंट्रोल पेरिफेरल डिवाइस होती है। अब मदरबोर्ड देखिए, आपको यहाँ पे शो भी हो रहा है कि मदरबोर्ड दिखता कैसे है। तो मदरबोर्ड इस तरीके से दिखता है जिसमें आपका यहाँ पे रैम रोम्स लगी होती है, हार्ड डिस्क लगी होती है, इंटरनल्स लगी होती है, बहुत सारी जो डिवाइसेस होती हैं वो सारी इसमें कनेक्ट होती हैं। CPU का मेन पार्ट आप इस तरीके से आप बोल सकते हैं मदरबोर्ड ही होता है, जिसमें सारी डिवाइसेस लगी होती हैं हमारी। हार्ड डिश हो गया, CD DVD तो चलो अलग से आप लगाते हो। तो ये सारी डिवाइस के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है कि वायरिंग कौन सी है, कौन सी वायरिंग कहाँ से कनेक्ट होता है, कि CPU का कौन सा यहाँ पे पार्ट है, कि CPU किससे कनेक्ट, जो आपका कीबोर्ड माउस। तो ये सारी चीज़ें पैराफल डिवाइसेस रहती हैं इसमें। CPU बायस रहता है, आपकी सारी चीज़ें आपको बताता है। एक्सपेंसिव सॉल्ट कौन से होते हैं तो हम कंपोनेंट में ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं आपका। तो ये सारा मदरबोर्ड के बारे में करते हैं। वो विंडो, अब तो विंडो आपको पता ही है, जैसे कि हम अभी आगे भी आपको बता चुके हैं विंडो होती क्या है, किस तरीके से लिनक्स वगैरह था। विंडो वर्जन लिस्ट बताते हैं फटाफट। चलिए विंडो की वर्जन लिस्ट बताते हैं। तो व्हाट इज द विंडो, दिस इज द OS कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट एंड दिस इज द पेबल्स prospectors close and the sources graphic user interface GUN and can be used on a desktop computer networking window 9। तो ये विंडो 9 इस तरीके से लिखा है, इसका कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो OS ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैनेज करता है आपका क्लोजिंग सोर्स ग्राफिक यूज़र होता है, और वो डेस्कटॉप तो वही आपका क्या कहलाता है, विंडो कहलाता है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो रही हो। अब एग्जांपल में ले लेते हैं विंडो में। सबसे पहले जो विंडो हमारी आई थी तो वो कौन सी थी। देखो विंडो एकदम तो आ नहीं गई थी, कंप्यूटर जब बना तो विंडो भी उसमें डाली जाएगी। तो पहले 1.0 आई, फिर 2 आई, इस तरीके से विंडो आपकी आई। तो 3 आई, फिर 3.1 आई जिसमें हम वर्क कर सकते थे। तो इस तरीके से सभी तरीके के वर्जन आए। फिर दिस इज़ द फुल वर्जन ऑफ 3.1 आया। तो वही है ये विंडोज़ के बारे में। 2.0 कब आया था, दिसंबर 1987 में आया था। कब आया था, 1987 में आपका 2.0 वर्जन आया था। अब आपका बात करते हैं जो 1.0 2.0, तो इसमें आपका वर्क सही से हो नहीं पाता था, लेकिन ये वर्जन आए थे, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आया था यहाँ पे 1990
1995 में आया था, 3.1 वर्जन आया था। विंडोज़ 95 1995 में आया था। विंडोज़ 98 1998 में आया था। विंडोज़ ME इसकी फुल फॉर्म आपको बताई जाएगी, 2000 में आया था। और विंडो XP 2004 में आया था। विंडो वास्ता इसमें 2007 में आया था। 8.0 जो 8.1 जो है 2013 में आया था। जो 8 आप विंडो यूज़ करते हैं वो 2013 में आया था। अब आता है विंडो 10 2015 में आया था। फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। विंडो NE 1993 में आया था। 3 जो वर्जन, सबसे फर्स्ट वर्जन 1985 में आया था। फिर 90 में 3 आया था। फिर NE 1993 3.1 आया था। 1994 में, 95 में 95 आया था। 98 में 98 आया था। विंडो ME 2000 में आया था। XP 4 में आया था। G7 भी आ गया था 2007 में। ठीक है, तो ये सारे वर्जन हो गए आपके। 8.1 2013 में आया था और 2015 में आया था विंडो 10। फटाफट इसमें डिस्कशन कर लेते हैं कि इसका क्या यूज़ होता है, जिसके बारे में आपसे पूछ सकता हूँ अपडेट क्वेश्चन में। विंडो 95 माई कंप्यूटर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें माई कंप्यूटर क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था विंडो 95 में। माइक्रोसॉफ्ट विंडो 98 इंटरनेट एक्सप्लोरर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था दिस वर्जन में। पहली बार इंटरनेट के लिए सर्चिंग के लिए कौन से माइक्रोसॉफ्ट जो विंडो 98 है उसमें इसको इंट्रोडक्शन किया गया था। कौन सी विंडो में, विंडो 98 है। फिर आता है विंडो NE 1993 न्यू टेक्नोलॉजी फर्स्ट सर्विस साइड OS। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्क हो सकता था, वो 1993 में था। विंडो XP 2001 अक्टूबर में जो आया था वो क्या था, एक्सपेंसिव और पॉपुलर था। एक्सपेंसिव तो था ही और पॉपुलर भी रहा, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा। विंडो XP बहुत लोगों ने चलाया, अच्छा वर्जन रहा था जिसमें हम अच्छे से वर्क कर सकते, सारी चीज़ें हमें अवेलेबल थी। ये नवंबर में, लेकिन पॉपुलर नहीं हो पाया। 2006 फर्स्ट, ठीक है, दिस इज नॉट अ। हम बात करते हैं विंडो 8.13 स्टार्ट बटन इज नॉट अवेलेबल विंडो 8। आपको भी पता है कि स्टार्ट बटन नहीं होता है विंडो 8 में। विंडो XP में था, 7 में था और प्रीवियस जो विंडो आई होंगे उसमें भी स्टार्ट बटन आपका रहा। लेकिन जो आपकी 8 आई और 10 आई तो उसमें स्टार्ट बटन नहीं आया, सर्चिंग का ऑप्शन आया। ओके, विंडोज़ का आइकन्स आपको शो होता था। तो आप बोल सकते हैं तो 2013 में आया था विंडो 8, उसमें स्टार्ट बटन नहीं था। विंडो 10 तो 2015 में आया। दिस इज़ द लेटेस्ट वर्जन, आपको भी पता है, लेकिन इसमें एक चेंजेस हो गए। इन्होंने इंटरनेट एक्सप्लोजर है उसे हटा दिया, रिप्लेस कर दिया और वाइट एड्स रख दिया इसको। तो ये भी आपसे पूछ लेगा। इस तरीके से अब विंडो 8 आपकी दिखती है, आपके होगी भी काफ़ी स्टूडेंट्स के आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में। तो इस तरीके से विंडो होती है। जो आप आजकल लैपटॉप भी लेंगे तो स्क्रीन मिररिंग भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें फीचर्स अवेलेबल हो गए हैं। तो विंडो वो आपका 10 होता है और 8। आगे बात करते हैं यूज़र इंटरफेस क्या होता है। इन विंडोज़ ग्राफिक यूज़र इंटरफेस मतलब जो ग्राफिक्स वगैरह रहते हैं उसके लिए हम बताते हैं इट इज़ अ यूज टू गिविंग द कमांड टू यूज द टेक्स्ट ऑफ बेसिक ऑफ इन डार्क डॉस टेक्स्ट स्पेस ऑफ यूज़र इंटरफेस। डॉस के थ्रू हम यूज़र इंटरफेस ग्राफिक्स वगैरह पहले करते थे। टास्क बार क्या होता है, टास्क बार इज एक्टिव विच इज़ द टास्क बार जो आपके कंप्यूटर के नीचे आती है उसे टास्क होता है विच इज़ द स्टार्ट बटन के पास में होती है। क्विक लॉन्चेस द टास्क आइकन्स नोटिफिकेशन, आप आइकन्स पे उसको लॉन्च कर सकते हैं। जैसे MS वर्ड आपको बार बार खोलना है तो वो आइकन्स पर नीचे टास्क बार पर लॉन्च करते हैं। एरिया ऑफ सिस्टम दे डिफॉल्ट, आप उससे डिफॉल्ट करते हैं विंडो टास्क बार at the button of the screen and Windows 7 quick launches the features is remove the application रनिंग टास्क, आप उसे रिमूव भी कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अपीयरिंग ऑफ टास्क बार, टास्क बार पर आप जो भी आप कोई एप्लीकेशन लाते हो उसे मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज भी कर सकते हो। विंडो 7 में ये चीज़ें थी, आप भी जो सॉफ्टवेयर उसमें भी विंडो है उसमें भी हैं सारी चीज़ें। तो टास्क बार आपको क्लियर हो गया, नीचे आपका शो होता है जिसमें आप कोई भी एप्लीकेशन नोटिफिकेशन आइकन्स वगैरह शो करा सकते हो। ओके, कुछ आइकन्स उसमें बाय डिफॉल्ट्स भी रहते हैं, जैसे डेट एंड टाइम्स का साइड में रहता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रहता है। एंड यूज़र इंटरफेस जो ग्राफिक्स के लिए बताया जाता है आपको, तो ये चीज़ें नेक्स्ट आपको ये सारी चीज़ें आपको बताई दी। OS यानी कि OS जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके टाइप कौन से, रियल टाइम, सिंगल यूज़र, मल्टीटास्किंग, तो ये सारी चीज़ें भी आपको क्लियर हुई। हार्डवेयरिंग के बारे में हमने आपको बताया, तो हार्डवेयरिंग में टाइप्स आपको बता दिए, इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज। नेक्स्ट आपका रहा था प्रोसेसिंग, तो प्रोसेसिंग के बारे में हमने क्लियर कर लिया। तो वही है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। और कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।